हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे तुगलक वंश के एमसीक्यू प्रश्न जो ऑनलाइन वाइव क्वेश्चन के रूप में थे, और खिलजी वंश भी हम पढ़ चुके थे। लेकिन देखेंगे इस वीडियो में आज तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले वंश है। तुगलक वंश से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम वे सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से समझिएगा, और जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो तुगलक वंश जिसका शासनकाल है 1320 से 1414 तक। सबसे लंबा शासनकाल किसका है तो तुगलक वंश का है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तुगलक वंश में हम देखेंगे कि तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, और कौन से सुल्तान ने किस चीज़ का निर्माण किया है, इसी वीडियो में हम देख लेंगे। इसके पिछले वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। तुगलक वंश का हम ऑनलाइन वाइव क्वेश्चन डाल दिए हैं, आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखिए क्या है तो तुगलक वंश में अर्थात तुगलक वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं कौन है तो गायसुद्दीन तुगलक है। कौन है तो गायसुद्दीन तुगलक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये पूछेंगे कि तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं, तो देखिएगा एक है गायसुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, चौथा है नासिरुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश से अर्थात यही चार शासक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हम वही करवाएंगे। अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाए तो छूटने की संभावना कतई ना बने। देखिएगा क्या बोले हैं तो तुगलक वंश अर्थात गायसुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश के संस्थापक हैं। इसका जो शासनकाल माना जाता है 1320 से 1325। कितना तो 5 साल शासन के, तो कितना 5 साल 1320 से 1325। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 माना जाता है, 1325 से 1351। और फिरोज शाह जो तुगलक है 1351 से 1388, 1351 से 1388। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो हैं 1394 से 1414 हैं, 1394 से 1414 हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले किसके बारे में तो गायसुद्दीन तुगलक के बारे में। आप इसे ध्यान से आप भी अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। जिस तरह हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या है तो देखिएगा गायसुद्दीन तुगलक। जिस तरह हम आपको नोट प्रोवाइड किए हैं आप उसी तरह अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिए, ताकि रिवीजन करते समय आपको बहुत ही कम समय में ये सभी रिवीजन हो सके। देखिएगा क्या है तो जिसमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है तो तुगलक वंश 1320 से 1325। मात्र कितना तो 5 साल शासनकाल है। देखिएगा तो जिसमें तुगलक वंश की स्थापना किसने की तो गायसुद्दीन तुगलक ने की थी, गायसुद्दीन तुगलक ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन गायसुद्दीन तुगलक देखेंगे कि कौन कौन सी उपाधि धारण किए थे। अर्थात गायसुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की, अर्थात प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो गायसुद्दीन तुगलक था, गायसुद्दीन तुगलक था। इस तरह प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। और दूसरा जो है मलिक उल गाजी हैं, अर्थात मंगोलों के विजय के बाद क्या था, मंगोलों पर अर्थात जब विजित अर्थात मंगोलों पर क्या बोले हैं, मंगोलों पर जब आक्रमण किए और वहाँ से विजय लौटे, तब मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। किसने तो गैसुद्दीन तुगलक ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिए क्या तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना में रहा था, तो पूछेंगे गायसुद्दीन तुगलक जो है
अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में भी कार्य किए। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा क्या है तो देखिएगा, इसने सर्वप्रथम दक्षिण राज्य क्या तो बरगल को जीता था। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किसे जीता? तो बरगल को जीता, जो दक्षिण राज्य में पड़ता है। आगे हैं देवगिरी, जो महाराष्ट्र में है। देवगिरी कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक को नियुक्त किया। अर्थात पूछेंगे कि देवगिरी में क्या बोले हैं, देवगिरी में नियंत्रण अर्थात सत्ता किसे सौंप दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने तो मोहम्मद बिन तुगलक को वहाँ का सूबेदार सौंप दिया था। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा है नहरों का निर्माण, डाक व्यवस्था। नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही था। गयासुद्दीन तुगलक था। हम ये सभी प्रश्न 1 लाइन बाय क्वेश्चन तुगलक वंश में करवा दिए हैं। आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्या है? तो आगे क्या है, इसके अलावा पुल का निर्माण भी किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। नगर निर्माण एक है तुगलक, क्या तो तुगलकाबाद है। क्या? तो तुगलकाबाद है। एक है 56 कोट दुर्ग रोमन शैली में निर्मित है। तो पूछेंगे 56 कोट दुर्ग किस शैली में है? तो रोमन शैली में निर्मित है। लेकिन नगर पूछेंगे तो तुगलकाबाद है। ये कहाँ? तो दिल्ली में पड़ता है। कहाँ? तो ये दिल्ली में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे क्या है तो अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा को प्रभावशाली बनाए रखा। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने जो हुलिया और घोड़े दागने की प्रथा चलाई है उसे बरकरार रखा। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है तो दान की भूमि खालसा जो वापस लेना शुरू किया था। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। निजामुद्दीन औलिया इसका विवाद किए थे। लेकिन बंगाल विद्रोह 1325 में हुआ था। बंगाल विद्रोह कब हुआ? तो 1325 में हुआ था। बंगाल विद्रोह 1325 में हुआ था, जिसका दमन करने खुद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से कहाँ चले गए? तो बंगाल चले गए। दिल्ली से कहाँ चले गए? तो बंगाल चले गए थे। याद रखिएगा। क्या? तो निजामुद्दीन औलिया हुनूज दिल्ली दूर अस्त हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो निजामुद्दीन औलिया का कथन है हुनूज दिल्ली दूर अस्त है। किसने कहा? तो निजामुद्दीन औलिया ने। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। देखिएगा दिल्ली वापसी के स्वागत में तुगलकाबाद के पास इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो गयासुद्दीन तुगलक के। जूना खा मोहम्मद बिन तुगलक क्या तो लकड़ी के महल में दबाकर इसे दफनाया गया था। दबाकर दफनाया गया था। इसे ध्यान से याद रखिएगा। किसे? तो गयासुद्दीन तुगलक को। लेकिन यहाँ से पूछेंगे जब दिल्ली से बंगाल आक्रमण के लिए गए तो वहाँ से विजय लौटने के उपरांत अर्थात पुनः दिल्ली लौटने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु तुगलकाबाद के पास हो जाती है। और जूना खा जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है लकड़ी के महल में दबकर इसे दफनाया गया था। लेकिन देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के पूछेंगे मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से देखिएगा जूना खा को मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी के महल में दबाकर मार दिए थे। ये यहाँ से पूछता है जूना खा को मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी के महल में दबाकर क्या तो मार दिए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं किसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जिसका शासनकाल है 1325 से 1351। देखिएगा पिता इसका
गायसुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गायसुद्दीन तुगलक थे। देखिएगा, पिता गायसुद्दीन की मृत्यु के बाद 1325 में शासक बना कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। इनका अन्य नाम जूना खा या उलगू खा है। जूना खा या उलगू खा, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ क्या बोल हैं देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, क्या तो यहाँ गलत बोल दिए हैं, आप इसे सुधार लीजिएगा। जूना खा को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। जूना खा को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। अर्थात कहने का मतलब है जूना खा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के शव को लकड़ी के महल में दबाकर रखे थे। लकड़ी के महल में दबाकर रखे थे, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन बाद में इसका मकबरा कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली में बनाया गया था। किसका? तो गायसुद्दीन तुगलक का। लेकिन इसी में देखेंगे क्या, तो देखिएगा इसका नाम बोले हैं जूना खा या उलगू खा। इसकी जो उपाधियाँ हैं किसकी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो उपाधियाँ हैं, स्वप्नशील हैं, पागल हैं, क्या तो रक्त पिशासु हैं, मूर्ख या बुद्धिमान है। मूर्ख और बुद्धिमान है, ये सभी उपाधि किसने धारण की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखेंगे क्या क्या क्या, तो अत्यधिक, क्या बोले हैं? अत्यधिक विवादित शासक। अत्यधिक विवादित शासक कौन रहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ही रहा है। इसके खिलाफ असंख्यक विद्रोह हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध असंख्यक विद्रोह हुए थे। देखिएगा कि विद्रोह कौन कौन से हुए हैं, देखिएगा। जिसमें से बर्नी धार्मिक घोषित किया, बर्नी से धार्मिक घोषित किया कि ईसामी काफिर घोषित किया था। इसे ईसामी काफिर घोषित किया था। क्या? तो उमेला या गाजी, उमेला या गाजी, ये सभी विरोधी थे। इसके अलावा हम खातिब उपदेशक भी इसके विरोधी रहे थे। देखेंगे आगे क्या, तो देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक सभी विरोधियों को कत्ल करवा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था सभी विरोधियों को कत्ल करवा दिया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तब पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो सर्वाधिक पढ़े लिखे थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे MBT कहा जाता था। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखेंगे इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। अनेक विद्वान अलग अलग भाषा के भी रहते थे, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से हम अरबी, फारसी, खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान और तर्कशास्त्र, ये सभी इसके विद्वान थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नीति की असफल, क्या? तो नीतियाँ असफल हो गई किसकी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट यह पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान रहते? तो अरबी एवं फारसी भाषा के, खगोल शास्त्र के, दर्शन के, गणित के, चिकित्सा विज्ञान के, तर्कशास्त्र के भी रहते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 5 असफल निर्णय जो है मोहम्मद बिन तुगलक का, MBT। देखिएगा राजधानी परिवर्तन 1325 में दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी ले गया। 14 वर्ष बाद फिर से दिल्ली लाया। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहले यहाँ पर सुनिए, दिल्ली से राजधानी परिवर्तित दौलताबाद किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन दिल्ली से पुनः दौलताबाद ले आया किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि आगे क्या प्रश्न पूछता है, देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा साकेतिक मुद्रा, क्या? तो साकेतिक मुद्रा चांदी के सिक्के की जगह, चांदी के सिक्के है, चांदी के सिक्के की जगह है कांस्य और तांबे का प्रयोग, ये साकेतिक मुद्रा का है ही लक्षण कहलाता है। देखिएगा चांदी के सिक्के और कांस्य और तांबे का प्रयोग, चांदी के सिक्के, कांस्य और तांबे का प्रयोग। चिन्ह देखिएगा क्या? तो चिन्ह है कुबलाई, क्या? तो कुबलाई खा, पहला है कुबलाई खा,
और दूसरा है ईरान में है कुरबैत कुरबूत कैरबूत क्या सॉरी क्या तो कैरबूत है, ईरान से क्या तो कैरबूत आता था। पीछे ध्यान से याद रख सकते हैं। तब पूछेंगे सांकेतिक मुद्रा के लिए ईरान से कुबलाई खा और चीन से कुबलाई खा और ईरान से कैरबूत आते थे। क्या तो कैरबूत आते थे। असफल, बाजार में नकली मुद्रा आ गया था। बाजार में क्या तो नकली मुद्रा आ गया था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। सेम टू सेम उसी प्रकार का नकली मुद्रा आ गया था। बाद में सोने और चांदी के टांके जारी किए। किसने तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कांसे और तांबे के प्रयोग की जगह मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के टांके जारी कर दिया था। ध्यान से याद रखिएगा। द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, द्वार क्षेत्र में कर वृद्धि जो 50% वृद्धि था, 50% वृद्धि था। अकाल पड़ने के कारण किसान परेशान हो गया। अकाल पड़ने के कारण किसान क्या हो गया तो परेशान हो गया था। देखिएगा आगे क्या तो खुरासान अभियान असफल हो गया। खुरासान अभियान भी असफल रहा जो मध्य एशिया के विरुद्ध किया गया था, जो मध्य एशिया के विरुद्ध किया गया था। आगे क्या तो देखिएगा कराचिल अभियान, कराचिल अभियान ये भी असफल हो गया जो हिमालय के विरुद्ध अर्थात हिमालय में पड़ता है। क्या तो कराचिल अभियान सेना मारी गई, खाली सेना मोहम्मद बिन तुगलक की मारी गई लेकिन विजय नहीं हुआ अर्थात असफल ही रहा। देखेंगे 1333 में, क्या 1333 में देखिएगा 1333 में इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। अर्थात पूछेंगे इब्न बतूता किस देश का निवासी थे तो मोरक्को के थे। वो एक क्या थे तो यात्री थे। क्या तो एक यात्री थे। कौन से यात्री तो अफ्रीकी यात्री थे। कौन से यात्री तो अफ्रीकी यात्री थे। इसका जो बुक है किताब उल रहला है, किताब उल रहला है। तब पूछेंगे इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है तो किताब उल रहला ने लिखी है। दिल्ली का गाजी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही नियुक्त किया था। दिल्ली का गाजी अर्थात मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त किया तो 1342 में। किसे तो इब्न बतूता को दिल्ली का गाजी नियुक्त कर दिया था। दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था किसे, इब्न बतूता को। किसने तो मोहम्मद बिन तुगलक। कब तो 1342 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक जो था कृषि सुधार में भी कुछ प्रयास किए थे जिसमें से हम विभाग में दिए हैं। विभाग दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही इसका प्रमुख अमीन को ही होता था, अमीन को ही होता था। दूसरा है फसल चक्र प्रणाली, फसल चक्र प्रणाली। और तीसरा जो है अकाल संहिता है। तीसरा क्या है तो अकाल संहिता है। और चौथा जो पड़ता है तत्कालिक ऋण लोन है, तत्कालिक ऋण लोन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तत्कालिक ऋण लोन है। कौन तो ये सभी कृषि सुधार से संबंधित हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। तब पूछेंगे विभाग में दीवान अमीरी को इसका प्रमुख कौन होता तो अमीन को ही। फसल चक्र प्रणाली किसने चलाया तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। अकाल संहिता क्या तो तकाबी ऋण लोन ये किसने चलाया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था। देखिएगा बलबन दीवाने अर्ज चलाया था। इसका जो अध्यक्ष होता था सैन्य विभाग होता था बलबन ने ही। क्या तो बारिदी क्या तो मुमालिक चलाया था, मुमालिक चलाया था जो गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर विभाग होता था। जलालुद्दीन ने के दीवाने वाकुफ चलाया था, वाकुफ चलाया था जो व्यय विभाग होता था, व्यय विभाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुफ्त खराज चलाया था जो कर विभाग होता था, कर विभाग होता था। अलाउद्दीन ने ही दीवाने रियासत चलाया जो आर्थिक विभाग होता था। क्या तो आर्थिक विभाग होता था। पीछे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन से शासक द्वारा कौन सा विभाग चलाया गया है या इस विभाग का अर्थ क्या होता है। जैसे वहाँ पर एग्जाम में दे देगा कि दीवाने अर्ज संबंधित हैं सैन्य विभाग, गुप्तचर विभाग, व्यय विभाग या कर विभाग, तो क्या होगा सैन्य विभाग। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दे देता है तो आप इसे अपने कॉपी पर
नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न पूछे तो छूटने की संभावना नहीं बने। देखिएगा इसके अलावा कहें तो अन्य तथ्य, क्या बोले हैं तो अन्य तथ्य, जिसमें देखिएगा सर्वाधिक विद्रोह, क्या बोले हैं सर्वाधिक विद्रोह 1336 में हरिहर एवं बोक्का विजयनगर साम्राज्य के लिए किए थे। तब पूछेंगे हरिहर एवं बोक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य के लिए विद्रोह कब किए थे, तो 1336 में किए थे, 1336 में किए थे। इसके अलावा हैं 1347 में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह बहमानी साम्राज्य के विरोध किए थे। बहमानी साम्राज्य के विरोध किसके काल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 1351 में क्या तो ठट्टा या सिंध में मृत्यु इतिहासकार बदायूनी ने अंततः लोगों को उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। यह किसने कहा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही बारे में कहा था। तब पूछेंगे MBT का अर्थ, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुआ, तो 1351 में। कहाँ, तो ठट्टा जो सिंध में पड़ता है। कौन से इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, तो इतिहासकार बदायूनी से आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये इतिहासकार है जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। आगे क्या था देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु कौन था, तो अलाउद्दीन शेख था। पहला शासक अजमेर के चिश्ती दरगाह के विरुद्ध, और दूसरा जो है बहराइच सैयद सलार पर किया था। आगे हैं जैन साधु जीन प्रभु सूरी का सम्मान किया था। ये सभी किसने किया, तो MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। संतों के मकबरे, क्या बोले, संतों के मकबरे के बारे में बदायूं ने देखा। मीरन मुलहिम में जो है बदायूं से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में, कहाँ तो दिल्ली में है। शेख रुकनुद्दीन मुल्तान में, क्या तो मुल्तान से संबंधी। यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक, क्या तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद बनते हैं अगले शासक कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक, उसका चचेरा भाई 1351 से 1388। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है और 1351 में ही फिरोज शाह तुगलक की राज्याभिषेक होता है। देखिएगा क्या है, तो इसका जो शासनकाल है, फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है 1351 से 1388 है। 1351 से 1388 है। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई माना जाता है कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। इसका वास्तविक नाम कमालुद्दीन है। तब पूछेंगे फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम क्या है, तो कमालुद्दीन है। क्या, तो कमालुद्दीन है। फिरोज शाह तुगलक ने भी अन्य उपाधियां धारण की, जिसमें सल्तनत काल का अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछेंगे सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। सल्तनत काल का जय सिंह किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सल्तनत काल का अकबर ने कौन से शासक ने उपाधि धारण की, तो फिरोज शाह तुगलक ने। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिए कि आगे क्या है, तो इसकी माता का नाम बीबी जैला थी जो एक हिंदू थे। क्या, तो एक हिंदू थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पिता इसके पिता रजब गायसुद्दीन तुगलक का भाई थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब इसके चचेरे भाई हुए किसका, तो MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कितने बार हुआ, तो 2 बार हुआ था। कितना, तो 2 बार हुआ था।
एक थट्टा में जो सिंध की राजधानी पड़ता है, तो सिंध की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो थट्टा में, और दूसरा दिल्ली में। तब पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया, तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नहीं तो इस तरह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तुगलक वंश का कौन सा शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक किया, तो फिरोज शाह तुगलक। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो 24 कर समाप्त करके 4 कर आरंभ किए हैं। क्या, तो फिरोज शाह तुगलक जो था 24 कर समाप्त करके, क्या बोले हैं, 24 कर समाप्त करके, कितने, तो 24 कर समाप्त करके, सिर्फ कितने, तो 4 कर समाप्त किए। और 4 कर कौन कौन से चलाए, देखिएगा, जजिया, जकात, खोम्स, खराज। ये जो है किसने चलाए, तो पूछेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने 4 कर कौन कौन से चलाए, तो जजिया, जकात, खोम्स, खराज चलाए था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा जजिया जो है ब्राह्मणों से, अर्थात पहला शासक है, ब्राह्मणों से लिया जाता था। जकात धार्मिक से लिया जाता था। खोम्स लूट का माल होता था। खराज भूमि कर होता था। क्या, तो भूमि कर होता था। तो देखिएगा जजिया कर जो ब्राह्मणों से लिया जाता था, ये पहला शासक था। तो पूछेंगे ब्राह्मणों से कर लेने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन, तो फिरोज शाह तुगलक था। ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे जो जकात लगाया था, धार्मिक कर कितना लिया जाता था, 2.5% लिया जाता था। 2.5% लिया जाता था। खोम्स का माल अर्थात कितना परसेंट लिया जाता था, अर्थात कितना परसेंट लिया जाता था, तो लूट का माल जो होता था 1/5 लिया जाता है। 1/5 लिया जाता था। और भूमि कर जो खराज होते थे 1/3 से 1/6 लिया जाता था। 1/3 से 1/6 लिया जाता था। ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा क्या, तो इसने इकाता प्रणाली, क्या, तो इसने एकता प्रणाली पुनः शुरू किया इक्तेदारी की वंशानुगत। तब पूछेंगे एकता प्रणाली का दोबारा अर्थात पुनः शुरू किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इक्तेदारी को वंशानुगत, जैसे देखिएगा एकता जमीन का टुकड़ा, क्या बोले हैं, एकता जो होता है जमीन का टुकड़ा। सैनिक में जैसे देखिएगा पुत्र दामाद दास, पुत्र दामाद दास, ये जो है इक्तादारी को वंशानुगत एकता जो जमीन का टुकड़ा होता था दोबारा किसने चलाया, तो फिरोज शाह तुगलक था। आयोजित ये जो होता था तो विरासत सिद्धांत होता था। विरासत का सिद्धांत होता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछता है कि एकता प्रणाली पुनः शुरू करने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। देखिएगा और क्या होता है, तो एकता क्या है, तो इक्तेदारी को वंशानुगत जो एकता होता है जमीन का टुकड़ा, सैनिक में पुत्र दामाद दास, ये सभी मिलकर विरासत का सिद्धांत होते थे। विरासत का सिद्धांत होते थे। देखिएगा अस्थाई सेना रखना बंद। फिरोज शाह तुगलक ने अस्थाई सेना रखना बंद कर दिया था। हर एक वर्ष हर ए सर्व सिंचाई कर 5 नहरी होती थी। 5 नहरी होते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारी संख्या में सिक्के तांबे और चांदी की बनने लगी। किसके काल में, तो फिरोज शाह तुगलक के अर्ध और क्या, तो पीक, क्या, तो अर्ध और क्या, तो बीख अर्ध और बीख की। किसानों की तबाकी ऋण माफ। किसानों की जो तबाकी ऋण होते थे फिरोज शाह तुगलक ने उसे माफ कर दिया था। राज्यों के खर्च पर हज यात्रा। राज्यों के खर्च पर क्या, तो हज यात्रा होते थे। इसके समय में सर्वाधिक दास। तब पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का कौन सा दास था, अर्थात कौन सा सुल्तान था जिसके समय में सर्वाधिक दास रहते, तो फिरोज शाह तुगलक। या डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि तुगलक वंश का वह कौन सा शासक था जिसके काल में सर्वाधिक दास हुए, तो क्या, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। देखिएगा क्या, तो सासगानी नामक सिक्का भी चलवाया। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही चलवाया था। फिरोज शाह
तुगलक ने ही चलवाया था। देखिएगा क्या, तो दीवान ए बरगदान, क्या दीवान ए बंदरगान दास एवं मुसलमानों के लिए होते थे। दीवान ए खैरात मुस्लिम लड़कियां और विधवाओं की सहायता के लिए होते थे। दीवान ए रिसालत दीवान ए रिसालत लोक शिकायत के लिए होते थे। दीवान ए क्या, तो दीवान ए इस्ताहिक वृद्धा पेंशन के लिए होते थे। दारुल सफ़ा निःशुल्क अस्पताल के लिए होते थे। रोजगार रफ्तार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। आप ये भी पॉइंट अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी बनते हैं। यह जो है अनेकों एग्जामों में पूछे गए हैं। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार पुनः देख लीजिएगा। देखिएगा क्या आगे, तो देखिएगा 1 मिनट। इसी में है पर्दा प्रथा महिलाओं का क्या, तो माजरा जाना बंद। पर्दा प्रथा महिलाओं का माजरा जाना क्या कर दिया, तो बंद। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने सोने चांदी बर्तन का प्रयोग बंद कर दिया। सोने चांदी बर्तन का प्रयोग क्या, तो बंद कर दिया था फिरोज शाह तुगलक। दीवारों का चित्रकारी भी बंद। दीवारों पर जो चित्रकारी होते थे वे भी क्या, तो बंद कर दिए हैं। देखिएगा, लेकिन इसी में बताया गया है, देखिएगा 1 मिनट क्या, तो सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी जो है, अग्रगामी FST क्या, तो FST अर्थात कहने का मतलब है। देखिएगा कहेंगे सिकंदर लोदी और औरंगजेब जो क्या, तो अग्रगामी शासक रहे भी, अर्थात इसका समकालीन भी रहे थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन इसी में बताया गया है, ये कुछ नहीं है। देखिएगा, इसके दरबार में बसाए गए नगर सॉरी क्या, तो इसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, देखिएगा 1 मिनट क्या बोले हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर पूछेंगे तो जौनपुर है, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है, क्या, तो फिरोज शाह कोटला है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक 4 नगर बसाए हैं। कितने, तो 4 नगर, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद के फिरोज शाह कोटला, ये सभी नगर किसने बसाया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दे देता है से प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा बादशाह ने कौन सा नगर बसाया है। आगे क्या, तो देखिएगा, अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ को दिल्ली ले आया। किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा मेरठ स्तंभ को कहाँ ले आया, तो दिल्ली ले आया। किसके स्तंभ, तो अशोक के, और कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। ज्वालामुखी मंदिर 1300 ग्रंथ लूटे। ज्वालामुखी मंदिर से 1300 ग्रंथ लूटे और फारसी में अनुवाद करवाया। किसने, तो तुगलक ने। कौन तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक थे। प्रथम शासक जिसने इस्लामी शरीयत से शासन किया। तो तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ही थे। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का भी निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। तब पूछेंगे कुतुब मीनार कितने मंजिला है, तो 5वीं मंजिला है। ऊंचाई कितना है, तो 72.5 अर्थात कहीं 73 मीटर भी देखने को मिल जाएगा, अर्थात 73 फीट। तब पूछेंगे कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी, उदारवादी एवं निरंकुश शासक किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं ये क्या है, तो इसकी आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की क्या, तो फतुहात ये फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो खुद कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। आगे हैं इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही को लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या, तो शाम्स ए सिराज भी हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो जाता है। 1388 में
हो जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बनता है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बनता है 1394 से 1414, 1394 से 1414। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कौन है, देखिएगा कि कौन है। तो नासिरुद्दीन अंतिम शासक होता है कौन सा वंश का? तो तुगलक वंश का। तो यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। जबकि तुगलक वंश का प्रथम शासक गायसुद्दीन तुगलक था। देखिएगा 1398 में तैमूर लंग, क्या बोले हैं? 1398 में तैमूर लंग मंगोल आक्रमणकारी सहायक किसका था? खिरिज खां का था। किसका? तो खिरिज खां का था। इसने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना की थी किसने? तो खिरिज खां ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश था। शिया वंश था कौन? तो सैयद वंश। सैयद वंश को शिया वंश कहा जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा दोबारा बोल देते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नासिरुद्दीन है। इसका शासनकाल 1394 से 1414 है। इसकी मृत्यु 1498 में तैमूर लंग के द्वारा मंगोल आक्रमण। इसकी जो सहायक है कौन? तो खिरिज खां, जो सैयद वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश माना जाता है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। तुगलक वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी थ्योरी और वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको करवा दिए हैं। वन लाइन बाय क्वेश्चन जो हम आपको करवा दिए हैं वे प्ले लिस्ट में पड़ा है। आप उसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे और डिटेल एवं बारीकी से बताए हैं। अरे क्या बोले हम, ये जो अभी करवाए हैं वो है एक थ्योरी क्लास है। क्या? तो थ्योरी क्लास है। ये भी इसी से अर्थात वन लाइन बाय क्वेश्चन जो है इसी से बना है। आप यह वीडियो एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा ताकि क्या तो बोले हैं तुगलक वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो होगा सैयद वंश। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।